हमने रेक्टिफिकेशन डिस्कस कर ली थी ना, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने अल्टरनेटिंग करंट्स में से छुड़वाए थे, इधर रेक्टिफिकेशन, इधर इधर कैपेसिटेंस में डिस्कस करने के, वो लार्जली कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, तो वो हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग की दो पार्ट पेपर्स करवा के वो पूरी चीज समझा के वो खत्म करेंगे, हाफ लाइफ देखेंगे और फिर कैपेसिटर चार्जिंग अदर कैपेसिटर्स करके पूरी आज क्लास में हम सब कुछ खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखोगे डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले पूछा जाता है डिफाइन कैपेसिटेंस, तो उसका क्या था, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी टू इट्स पोटेंशियल। इसमें रेशियो ऑफ चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, ये लिखोगे तो मार्क मिलेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का। ठीक है जी, सो मैं इधर लिख देता हूं ताकि एक डिफरेंशिएटिंग याद रहे। सो दिस इज गोइंग टू बी, इसकी डेफिनेशन है रेशियो ऑफ चार्ज on one of the plates on one of the plates to the potential difference between the plates अब आ जाते हैं इधर, a student has 3 capacitors, 2 of the capacitors have a capacitance of 4 microfarad and one has a capacitance of 8 microfarad। दो कैपेसिटर्स है 4 माइक्रोफैराड के, एक कैपेसिटर है 8 माइक्रोफैराड का। Draw labeled circuit diagrams, one in each case, to show how the 3 capacitors may be connected to give a total capacitance of 1.6 microfarad and 10 microfarad। तो 1.6 microfarad वाला कैपेसिटर कैसे बनाऊंगा, from 2 4 microfarad and 1 8 microfarad। Actually, so Zain has given us the answer। ये कैसे बनेगा 1.6 microfarad वाला, ये लगाओगे सब के सब सीरीज में, 4 microfarad in series with the other microfarad in series with the 8 microfarad। तो ये इस तरीके से होगा। इसको करने का कोई और तरीका नहीं है, इसको ट्रायल एंड एरर से ही देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आप जब ये ट्रायल एंड एरर करके करते कि सबको सीरीज में लगाते, तब आपके पास क्या आता, आपके पास ये 1.6 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस आ। ठीक है जी, प्रूफ भी करके देख सकते हो अपने लिए, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8 होल इनवर्स करके देखोगे वही आएगी 1.6। और 10 कैसे बनेगा, 10 ऐसे बनेगा जब जो है आप 4 और 4 को सीरीज में लगाओगे और 8 को उनके साथ पैरेलल में लगा दोगे, ताकि 4 और 4 सीरीज होके 2 बन जाए और 8 + 2 10 बन जाए। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस। Let's put 4 and the other 4 in series, और उसके साथ क्या करते हैं 8 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर वो पैरेलल में रखते थे। So something like this। ठीक है, बहरहाल आई डू फील लाइक हमने इसकी तो प्रैक्टिस काफी कर ली है, तो आई डोंट फील लाइक इधर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी किसी को भी। सो दिस इज 8 माइक्रोफैराड, दिस इज 4 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 4 माइक्रोफैराड। ठीक है जी, तो पास्ट पेपर्स में ये सवाल आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था ना, मैंने उस दिन बोला था कि ये बस देते हैं आपको ट्रायल से करके, तो ख्वारी करनी पड़ती है इसमें, ख्वारी का ही तरीका है इसमें, और कोई तरीका नहीं है। बट थोड़ा सा दिमाग चला के, मतलब जितने क्वेश्चन खुद ही दिमाग खुलता जाएगा कि सीरीज में कब लगाना है, पैरेलल क्या क्या नहीं क्या, खैर है होगा, फिर भी ट्रायल कुछ ना कुछ हद तक ट्रायल एरर करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर करके निकालना पड़ेगा इसका आंसर। ठीक है जी, और मसला क्या है, सिर्फ 1 मार्क देते हैं इसका, दैट्स प्रीटी हॉरिबल फॉर दैट। सर आप लैग कर रहे हैं तलहा, इट्स प्रोबेबली योर इंटरनेट। Actually, a capacitor C of capacitance 47 microfarad is connected across the output terminals of a bridge rectifier as shown in figure 6.1। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ब्रिज रेक्टिफायर यानी फुल ब्रिज रेक्टिफायर, वो कनेक्ट किया, फिर 47 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पैरेलल में लगाया अक्रॉस दी लोड। ये लोड हमारा इस दफा रेजिस्टर है। ठीक है, द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर आर इज शोन इन फिगर 6.2। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे हमने डिस्कस किया था, जो आपका बनता है वो ऐसे ही बनता, राइट। ये एक आपका पॉजिटिव डीसी सप्लाई है, जो कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, पूरा जीरो पे जाने के बजाय एक रिपल सी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी, तो यही हो रहा है। Use data from figure 6.2 to determine the energy transfer from the capacitor to the resistor R between time t1 to t2। अच्छा, टाइम t1 to टाइम t2 में कैपेसिटर रेजिस्टर को कितनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, वी नीड टू वर्क दैट आउट, वी नीड टू वर्क
आउट क्या, कैपेसिटर रेजिस्टर को कितनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। सबसे पहले तो ये देखो कि इस बात को जरा इंपॉर्टेंट समझना है आपने रेक्टिफिकेशन वाली चीज को, कि ये कैसे हुआ होगा। ये बेसिकली ये चार्जिंग थी और फिर जब ये 0 पे जा रहा है तो कैपेसिटर आराम से डिस्चार्ज करता हुआ जाता है, ठीक है। सिमिलरली फिर जब ये वापस ऊपर आ रहा है फिर, अच्छा ना आपको क्या समझना है इस बात में, कैपेसिटर जो जिस टाइम के लिए एनर्जी दे रहा है, कैपेसिटर जो रेजिस्टर में से एनर्जी फ्लो करवा रहा है, वो जो कैपेसिटर जो रेजिस्टर को एनर्जी दे रहा है वो सिर्फ ये दे रहा है, ठीक है। इसमें वापस से आपकी जो सोर्स है वही एनर्जी दे रही है, ठीक है जी। ये वाली जो एनर्जी है, ये जो रेजिस्टर को आराम से डिस्चार्ज करवा रहा है, रेजिस्टर के क्रॉस आराम से वोल्टेज को गिरा रहा है, ये सारी एनर्जी देता है। इस दौरान सारी एनर्जी कैपेसिटर दे रहा है। यू विल नॉट टेक दिस इनटू अकाउंट, क्यों, बिकॉज ये सोर्स दे रही है एनर्जी, ठीक है। सोर्स फिर दोबारा से रेजिस्टर को एनर्जी दे रही है, कैपेसिटर को चार्ज करती है, और कैपेसिटर फिर ये डिस्चार्ज के दौरान सारी एनर्जी दे रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम जरा ये काम कर लेते हैं कि अब देखोगे जरा तो यू कैन वर्क आउट दी टू वोल्टेज की रीडिंग्स ओवर हियर। एक ये 4 आ रहा है और ये आई हैव नो आइडिया ये क्या आ रहा है। आई बिलीव दिस इज कमिंग आउट टू बी अ 7, आई बिलीव दिस इज वर्किंग आउट टू बी अ 7 वोल्ट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब कैपेसिटर में से एनर्जी कैसे निकालते थे, यू वर्कड इट आउट थ्रू एनर्जी इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी भी था, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी था, सॉरी इट वाज हाफ क्यू वी एक फॉर्मूला था, हाफ सी वी स्क्वायर है एक फॉर्मूला, एंड हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी है। इसमें वोल्टेज दिया हुआ है, कैपेसिटेंस आपको दी हुई है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट रह रही है, मैं इसलिए हाफ सी वी स्क्वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है जी। और हाफ सी वी स्क्वायर में एक और आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुझे डेल्टा ई निकालना है, मुझे ये निकालना है कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी दी है। सो आई विल यूज डेल्टा ई विल इक्वल्स टू हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर, ठीक है जी, डेल्टा वी स्क्वायर। अच्छा ना ये कैसे आएगा, हाफ सी क्या है आपकी, सी आपकी 47 माइक्रोफैराड थी, 47 इंटू 10⁻⁻6, डेल्टा बी स्क्वायर क्या है, 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सो 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, ये बस ध्यान में रखना कि ये जो है, ये जो एनर्जी मिल रही है ये सोर्स ही दे रही है, कैपेसिटर ये दे रहा है। इस वोल्टेज से जो इस वोल्टेज तक जाने में एनर्जी दी है, ये सारी कैपेसिटर ने दी एनर्जी, ठीक है। तो इस टाइम के लिए दे रहा है कैपेसिटर एनर्जी, पूरे T1 से लेके T2 तक सिर्फ एनर्जी जो कैपेसिटर देता है वो यहाँ इतने टाइम के लिए देता है एनर्जी, ठीक है जी। सो A1 ने हमें आंसर जो है वो कैलकुलेट करके दे दिया है, वो कह रही है 7.755 into 10⁻⁻4. This is your energy to be used. इधर 7 और 4 इस्तेमाल किया, 2 सिग्निफिकेंट हमारी कैपेसिटेंस थी। अच्छा इधर देखोगे इसको भी 7.0 तक जा सकता है, राइट, 6.4 6.8 और इस तरह से, तो 0.8 इधर इज 2 सिग्निफिकेंट, इधर कैपेसिटी 2 सिग्निफिकेंट, तो हम इसको 7.8 into 10⁻⁻4 ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन, सबको समझ में आया? यस। लास्ट लेक्चर में आपने कुछ इक्वेशन लिखी थी, उसका क्या काम है, उसका काम ये है, आज हम पढ़ेंगे एवन, आज हम पढ़ेंगे, वी विल डेफिनेटली आज वही पढ़ना है, ठीक है जी, वो खौफनाक चीजें आज पढ़ेंगे। अच्छा एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं, प्रिटी इजी, लेट्स जस्ट गेट ओवर विद दिस। अ ब्रिज रेक्टिफायर यूजिंग 4 आइडियल डायोड्स इज शोन इन फिगर 10.1. The sinusoidal alternating electromotive force applied between points A and B has root mean square value of 7.0 volts. ठीक है जी, RMS value 7.0 volts है। On figure 10.1, circle the diodes that conduct when point B is positive with respect to point A. Point B positive है, point A negative है, यानी point B में से करंट निकलेगा, तो point B में से जब करंट निकलता है तो करंट कैसे जाएगा, इसमें से जाएगा, राइट। तो ये इसमें से जा रहा है करंट आए, फिर इधर से जाता हुआ इधर आएगा करंट, रेजिस्टर में से फ्लो करेगा करंट, जाएगा इधर तक आ जाएगा करंट, ठीक है जी, फिर इधर आएगा करंट। अच्छा अब ये कहां से जाएगा, ऑब्वियसली इधर तो नहीं जाएगा ना वापस बी में पॉजिटिव में, कहां जाना है इसको, नेगेटिव तक जाना है। सो बेसिकली ये ऊपर जाएगा, इसमें से जाएगा और इधर आ जाएगा। सो बेसिकली ये दो डायोड्स होंगे, ये दो डायोड्स होंगे विच विल बी कंडक्टिंग। अच्छा कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर आर, रेजिस्टर आर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं कैसे, मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू दी हुई है, यू शुड रिमेंबर वी आरएमएस क्या था,
इट वॉज बेसिकली वी नॉट अपॉन रूट टू। वी आर एम एस दिया हुआ है 7, तो 7 में अगर रूट 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी नॉट आ जाएगा, यानी वी मैक्स आ जाएगा। दैट इज 7 इंटू स्क्वायर रूट 2। व्हाट्स दैट? 9.899। 9.899, sorry, 9.899, and 7.02 significant, so this is going to become 9.9। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इधर। A capacitor is connected into the circuit to produce smoothing of a potential difference across resistor R. The variation with time t of the potential difference across resistor R is shown in figure 10.2. This is the magnitude of your ripple. ठीक है जी। On figure 10.1, draw the symbol for a capacitor connected so as to produce smoothing. तो to produce smoothing आपको लोड के अक्रॉस हमेशा पैरेलल में लगाना पड़ेगा कैपेसिटर। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है, स्मूथिंग के लिए लोड के अक्रॉस हमेशा पैरेलल में लगेगा कैपेसिटर। ठीक है, सो जस्ट ड्रॉ अ कैपेसिटर इन पैरेलल। एक मार्क आपको फ्री का मिल गया। उसके बाद आ जाते हैं, स्टेट द इफेक्ट इफ एनी ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल, ठीक है जी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल ये है ऑन वी व्हेन सेपरेटली अ कैपेसिटर ऑफ लार्जर कैपेसिटेंस इज यूज्ड। तो अगर मैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ा दूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल को क्या होगा? Higher capacitance will cause values to decrease less significantly. Good, शाहजेब। शाहजेब कहते हैं, उन्होंने रीजनिंग दे दी है, उन्होंने बोला कैपेसिटर अगर लार्जर कैपेसिटेंस का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? वैल्यूज कम कम होगी, राइट? डिस्चार्ज कम वैल्यू तक होगा, मतलब इट वोंट डिस्चार्ज टू एज लो ऑफ अ वैल्यू। अब ये बेसिकली डिस्चार्ज फॉर एग्जांपल यहां तक हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, बात किस चीज की हो रही है? बात हो रही है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल की। तो आप अब देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल क्या कर गया है? डिक्रीज कर गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल सिर्फ इतना आ रहा है। ठीक है जी। सो बेसिकली यस, जिन्होंने ये कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल डिक्रीज करेगा, दे आर करेक्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरा पर्सपेक्टिव भी समझाता चलूं क्योंकि वो नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा हमें फायदेमंद होगा। मैं जो हूं वो इसमें टाइम कांस्टेंट का पर्सपेक्टिव ले रहा हूं। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है आरसी। ठीक है जी। अच्छा, नाउ आपने आर तो कांस्टेंट रखा हुआ है, आपने क्या करा है? आपने सी को बढ़ाया। ठीक है जी। जब सी को बढ़ाओगे तो टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, राइट? टाइम कांस्टेंट क्या था? टाइम कांस्टेंट वाज द टाइम टेकन फॉर द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है जी। नाउ इफ यू फॉर एग्जांपल सब कहते हैं कि दिस वाज सम टाइम कांस्टेंट, और मुझे अगर इससे बड़ा टाइम कांस्टेंट दिखाना है तो बड़ा टाइम कांस्टेंट मतलब क्या है कि 2/3 ऑफ द वैल्यू पहुंचने में अब ज्यादा देर लगाएगा। यानी ये वाला जो 2/3 वाला जो पॉइंट होगा, लेट्स से ये v नॉट था, तो 1v0/3 पे पहुंचने में, ठीक है जी, 2/3 से डिक्रीज करने में अब जो टाइम लेगा वो ज्यादा लेगा। मतलब द डिके इक्वेशन विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसे लगेगी फॉर ए हायर टी। ठीक है, सो दिस विल बी टी हाई, और ये वाला टी जो होगा वो आपका क्या होगा? वो टी होगा लो। ठीक है। अच्छा, तो मैंने जब कैपेसिटेंस बढ़ाई तो मेरा टी बढ़ जाएगा। मेरा जब टी बढ़ा तो मेरा डिस्चार्ज जो होगा वो कम वैल्यू तक करेगा, राइट? अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं इतने टाइम तक देख रहा हूं तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि इधर ब्लू वाला ग्राफ ज्यादा डिस्चार्ज करता है, ग्रीन वाला ग्राफ जो है वो कम, सॉरी नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। ब्लू वाला ग्राफ ज्यादा डिस्चार्ज कर जाएगा, ग्रीन वाला ग्राफ कम डिस्चार्ज करेगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला सवाल, the resistor has a smaller resistance. If I use a resistor of a smaller resistance, तो क्या होगा? कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर रहे, अब रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस को आप डिक्रीज कर रहे हो। सो बेसिकली आप अपना टाइम कांस्टेंट डिक्रीज कर रहे हो, यानी बेसिकली ये ब्लू वाला कर्व फॉलो हो रहा होगा। सो बेसिकली फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? अब हम ज्यादा डिस्चार्ज करेंगे। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम हम अब ज्यादा डिस्चार्ज करेंगे। तो अब बेसिकली ग्राफ क्या बन रहा होगा? ग्राफ जो है वो कुछ यू बन रहा होगा, राइट? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये डिस्चार्ज करके इधर तक आएगा, ये डिस्चार्ज करके इधर तक आएगा, ये डिस्चार्ज करके इधर तक आएगा, ये डिस्चार्ज करके इधर तक आएगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल क्या कर जाएगी? द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल विल इंक्रीज। ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा है? Therefore, I'm going to write the magnitude of the ripple increases. ठीक है, क्लियर विद एवरीवन?
दिस इज द अमाउंट ऑफ सवाल ऑफ रेक्टिफिकेशन जो मैं कैपेसिटेंस के चैप्टर में करवा रहा हूँ। बाकी वाले रेक्टिफिकेशन जो सवाल थे वो मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट्स में करा दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वो वाली पीडीएफ जाकर रिव्यू कर लेगा या वो वाली वो वीडियो जाकर रिव्यू कर लेगा, वहां पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपकी रेक्टिफिकेशन की पूरी पूरी कहानी। ठीक है,